नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हिंदुस्तान का नया दम, दुश्मन होगा अब बेदम। आपको याद होगा, लेह में प्रधानमंत्री मोदी गरजते हुए उन्होंने कहा था कि दुश्मन को शांत अपनी ताकत से ही कराया जा सकता है, अक्षम कभी शांति नहीं ला सकता। इन सब के बीच भारतीय फौज की पूरी तैयारी है, वहीं वायुसेना की ताकत और महारत भी बढ़ती हुई चली जा रही है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में 5 और नए जंगी अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं, जो बड़ी खबर है। और इससे ही चिनूक भी इसमें सामने आ गए हैं। एक एक करके उनके बारे में आपको हम जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में आपको बताएंगे। अमेरिका से आए हैं 5 नए अपाचे हेलीकॉप्टर। वायुसेना की ताकत को बढ़ाने की एक कोशिश हिंदुस्तान की, और एक ऐसे वक्त में जब पड़ोसी आंखें दिखा रहा हो, बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे ताकतवर अपाचे भारत के पास इस वक्त AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स हिंदुस्तान की ताकत में शुमार हो चुके हैं। अब भारत के पास एक दो नहीं, पूरे 22 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं, जो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान के लिहाज से। 22 अपाचे हेलीकॉप्टर को वायुसेना ने अपनी ताकत बना लिया है। अपाचे की खासियत जाने। हर मौसम में, हर परिस्थिति में उड़ान भरने में यह पूरी तरह से सक्षम है। यह इसकी सबसे बड़ी खासियत है। मौसम किसी भी तरह का हो, परिस्थिति कैसी भी हो, हर तरह से यह उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी नोज पर सेंसर जो है उसका निशाना अचूक है, जो इसको और ज्यादा मजबूत बनाता है। आधुनिक मिसाइल निशाना साधने में यह पूरी तरह से सक्षम है। अपाचे की खासियत के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। नुकसान सहकर भी यह अभियान जारी रखने में समर्थ है, यानी कि अगर इसको किसी तरह का नुकसान हो भी जाता है, फिर भी यह पूरी तरह से अपना अभियान जारी रखने में समर्थ है। अपाचे के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। चिनूक हेलीकॉप्टर के बारे में जानिए। 5 और हैवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टर वायुसेना को मिल चुके हैं, जो आज की बड़ी खबर है। अब भारत के पास 15 हैवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल हो चुके हैं। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। तोप तक उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये पहुंचाने में पूरी तरह से सक्षम है, जो इनको बिल्कुल अलग और खास बनाता है। 5.68 मीटर लंबा चिनूक है। रोटर 18.29 मीटर का है। चिनूक हेलीकॉप्टर के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जाहिर तौर पर अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स को वायुसेना ने शामिल करा लिया है, और इसी के साथ दुश्मन को जवाब देने की भी पूरी तैयारी हिंदुस्तान की। यह रिपोर्ट देखिए। आ गई दुश्मनों के काल की पूरी खेप। भारतीय वायुसेना को मिले सभी 22 अपाचे। पंद्रह चिनूक से लैस हुई वायुसेना। 5 चिनूक की आखिरी खेप आने से सशक्त हुई सेना। इसलिए आज तक छूट रहा है दुश्मनों का पसीना। दुनिया के सबसे अत्याधुनिक जंगी हेलीकॉप्टर अपाचे के लिए क्या डील थी, कब आखिरी खेप आई है और कहां इसकी तैनाती हुई है, इसके बारे में आपको बताएंगे। मगर इससे पहले बताते चलें कि 22 में से 17 अपाचे हेलीकॉप्टर पहले ही भारत के पास थे। इनके पराक्रम ने चीन के दांत खट्टे किए हैं। आज जो चीन भक्ति रस में भीगा शांति दूतों की तरह जो गीत गा रहा है, वो अपाचे जैसे भारत के सशक्त सैन्य उपकरण और अडिग नेतृत्व का नतीजा है। अपाचे के बेड़े में 5 और हेलीकॉप्टर्स के आने से ये शक्ति और बढ़ी है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने अफगानिस्तान में अपनी क्षमता दिखाई थी। ये हाई ऑल्टीट्यूड पे मिसाइल्स ले जा सकते हैं। उनकी एक फ्रंट गन होती है, और इसमें रात को फ्लाइंग करने की क्षमता है। पायलट के लिए नाइट विजन डिवाइसेस हैं, नाइट विजन गॉगल्स हैं, और इसके जो रोटर है उसके ऊपर एक रेडार लगा है, मिलीमेट्रिक वेव रेडार। ये जो रेडार है वो बहुत दूर तक टारगेट्स देख सकता है। भारत ने अमेरिका के साथ 22 अपाचे का करार किया था। इनमें से 17 की डिलीवरी पहले ही हो गई थी। आखिरी 5 अपाचे भी आ गए हैं। इनकी तैनाती हिंडन एयरबेस पर की गई है। 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स की भी डील थी, जिनमें से अंतिम 5 भी अब भारत के पास आ चुके हैं। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिनके पास अपाचे हेलीकॉप्टर है। ऐसे कुल 17 देश ही दुनिया में हैं। इससे भी अच्छी बात यह है कि भारत के पास अपाचे का सबसे अत्याधुनिक संस्करण AH-64E है। अब इसकी खासियत भी जान लीजिए।
ये नवीनतम संचार, नेविगेशन, सेंसर और हथियार प्रणालियों सहित एक ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर से लैस है। इसमें बेहतर की गई आधुनिक लक्ष्य प्राप्ति प्रणाली मौजूद है जो 24 घंटे हर मौसम में लक्ष्य की जानकारी उपलब्ध कराता है। साथ ही ये नाइट विजन से भी लैस है। इसके अग्नि नियंत्रण रडार को समुद्री वातावरण में संचालित करने के लिए अपडेट किया गया है। रही बात चिनूक की, तो इसके करतब और करिश्मे को आपने बहुत नजदीक से देखा है। एलएसी पर जब सैनिकों को फटाफट पहुंचाना था, जब सैनिकों के लिए रसद और सैन्य उपकरण पहुंचाना था, चिनूक हर काम को चपलता से अंजाम दे रहा था। चिनूक की तैनाती अब भी लद्दाख में है। पहले अगर चिनूक का लें तो ये हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जो 10 से 12 टन भार ले जा सकता है। इसके नीचे 3 हुक्स होते हैं जो कि अगर कार्गो जो है, अगर जो सामान ले जाना है वो बहुत बड़ा है लेकिन 10 टन के अंदर है, तो इन हुक्स से उनको नीचे टांगा जा सकता है। चिनूक हेलीकॉप्टर से जो आर्मी की M777 आर्टिलरी गन्स हैं वो नीचे से उठाई जा सकती हैं और उनको दूर दराज के इलाकों में ले जाया जा सकता है। 50 साल से अधिक समय से यह दुनिया का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। इसे किसी भी जटिल परिस्थितियों में, फिर चाहे वो गर्म हो या अधिक ऊंचाई पर हो, संचालित किया जा सकता है। CH-47F चिनूक में एक आधुनिक मशीनी एयरफ्रेम है, एक एवियोनिक्स आर्किटेक्चर प्रणाली वाला कॉकपिट और एक डिजिटल ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इसमें मौजूद है। इन आधुनिक तकनीकों की मदद से भारतीय वायुसेना अभियानों की बढ़ती संख्या को पूरा करने में सक्षम हो सकेगी। अच्छा लगता है जंगी हेलीकॉप्टर्स और जंगी एयरक्राफ्ट के बारे में जानना। इससे देश का सामूहिक मनोबल भी बढ़ता है। हमारे इन जंगी प्रहरियों ने अभी LAC पर खूब तहलका भी मचाया। इनकी आखिरी किस्त का आना यकीनन खुशी की खबर है। इसके लिए 2015 में ही डील की गई थी। डिलीवरी 5 सालों में हुई। इससे पता चलता है कि ये कितने अनमोल हैं। वायुसेना के बाद जल्द ही थल सेना के बेड़े में भी 6 अपाचे जोड़ेंगे। इसके लिए एक अलग समझौता डोनाल्ड ट्रंप के फरवरी में हुए भारत दौरे के दौरान किया गया था। चीन से तनाव के चलते अपाची और चिनूक दोनों ही एक अहम भूमिका निभा रहे हैं और दोनों हेलीकॉप्टर लद्दाख के आसमान में उड़ते हुए रोज नजर आते हैं। एक तरफ चिनूक है जो हथियार और सैनिकों को फॉरवर्ड एरियाज में एयर ड्रॉप कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अपाची है जो हर लड़ाकू मिशन के लिए तैयार है और रात में लड़ने की भी क्षमता रखता है। अभिषेक भल्ला हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। वहीं 2021 तक भारत की वायुसेना की ताकत दुश्मनों के खेमे में हलचल मचाने के लिए, आफत मचाने के लिए तैयार है। आपको एक एक करके अब जानकारी दे देते हैं। 27 जुलाई तक भारत में आएंगे 6 राफेल। कुल 36 आने को है लेकिन 27 जुलाई तक कुछ आ जाएंगे। राफेल की रफ्तार 1389 किलोमीटर प्रति घंटे की है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर की, वजन ढोने की क्षमता 9500 किलो की है। अपने आप में इसको खास ये बनाता है और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं किन किन हथियारों से ये लैस होता है। राफेल की अपनी ये बड़ी खासियत है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल इन तमाम हथियारों से लैस, जिसके जरिए वो दुश्मन की हर ताकत पर वार करने में पूरी तरह से सक्षम है। यही राफेल को बनाता है बेहद खास और राफेल का इंतजार भी काफी समय से किया जा रहा था। 27 जुलाई, अब ये तारीख बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वहीं MiG-29 की बात करें, रूस से भारत को मिलेंगे 21 MiG-29 लड़ाकू विमान। मॉडिफाइड मिग से बढ़ेगी वायुसेना की ताकत। आसमान में ही इसमें ईंधन भरा जा सकता है, यानी कि आसमान में ही ईंधन भरने की इसकी क्षमता है। मिग की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। मिग की रेंज 1400 किलोमीटर की है, जो अपने आप में इसको बिल्कुल अलग बताती है। हवा से हवा, हवा से सतह पर मार करने वाली कई मिसाइलों से MiG-29 लैस है। ग्लास कॉकपिट, डिजिटल स्क्रीन का इसमें फायदा मिलता है और यही MiG-29 को बना देता है बेहद खास। भारत की बढ़ती ताकत देख चीन के होश यकीनन उड़ गए होंगे। आलम यह है, जो बड़ी खबर है, पैंगोंग लेक के सबसे संवेदनशील इलाके से उसने अपने सैनिक और सैन्य साजो सामान पीछे हटा लिए हैं। LAC से आज की ताजा खबर यही है, पैंगोंग के साथ ही साथ बाकी इलाकों से भी उसने अपनी सेना और पीछे हटाने पर अब दे दी है सहमति। पैंगोंग लेक के सबसे संवेदनशील इलाके से पीछे हटा चीन।
LAC से अब पूरी सेना हटाने पर माना चीन। आखिरकार पैंगोंग लेक से भी अपनी सेना समेटने को मजबूर हो गया है चीन। इसे हिंदुस्तान का सैन्य दबाव माने या फिर कूटनीतिक दबाव। LAC से ताजा खबर यही है कि लद्दाख के सबसे संवेदनशील इलाके से चीनी सेना तेजी से बोरिया बिस्तर समेटकर पीछे हट रही है। पैंगोंग लेक का ये वही इलाका है जहां 5 मई को वो आ थमके थे और इस खूबसूरत लेक पर उसकी चालाक नीयत पिछले 2 महीने से कोहराम मचाए हुए थी। लेकिन भारत हर मोर्चे पर मजबूती से डटा रहा। नई दिल्ली से लेकर लद्दाख तक, जमीन से लेकर आसमान तक भारत हर बार लगातार सख्त और साफ संदेश देता रहा। चाइना को साफ तौर पर महसूस हो गया है कि उसका जो मिलिट्री मिसएडवेंचर था उससे किसी प्रकार का उसको कोई फायदा नहीं हुआ। मिलिटरीली दुनिया भर में चाइना स्ट्रेच है, एक्सपोज हो गया है और हिंदुस्तान ने अपना दम दिखा दिया है। इन तमाम चीज़ों को निगाह में रखते हुए अभी चाइना कह रहा है हिंदुस्तान के साथ कि हम मिलकर पूरे ईस्टर्न लद्दाख से अपने ट्रुप्स को डिसएंगेज करेंगे। ये अच्छा स्टेप है, लेकिन हिंदुस्तान को अपना विजिल जो है किसी प्रकार से लोअर नहीं करना, हमको चाइना को ट्रस्ट नहीं करना और हमको यकीन करना है कि जब तक चाइना के 30,000 जो सिपाही हैं, टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, ये पूरा का पूरा डीइंडक्ट नहीं होती ऑल अलोंग द LAC, हिंदुस्तान को अलर्ट रहना है। नतीजा ये हुआ कि चीनी सेना पैंगोंग लेक के फिंगर 4 से फिंगर 5 की ओर लौट गई है। चीनी सेना की वापसी के बाद भारतीय सैनिक भी फिंगर 4 से थोड़ा पीछे हटे हैं। भारत शुरू से ये कहता रहा है कि चीनी सेना को 5 मई से पहले की स्थिति बहाल करनी ही होगी और फिंगर 8 तक लौटना होगा। वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई थी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच बातचीत के बाद से। सबसे पहले चीनी सेना गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटी थी। इसके बाद उसे पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17A से पीछे हटना पड़ा था। इसके बाद चीनी सेना कोगरा और हॉट स्प्रिंग से 2 किलोमीटर पीछे चली गई थी। सूत्रों की माने तो कोर कमांडर स्तर की एक और बैठक जल्द हो सकती है, जिसमें सेनाओं के पीछे हटने के हालात की समीक्षा होगी। इससे पहले 30 जून को हुई बैठक में तनातनी दूर करने के लिए सेनाओं की वापसी का एक रोड मैप तैयार किया गया था। भारत के सामरिक, राजनयिक और आर्थिक दबाव के बाद चीनी सेना लद्दाख के ज्यादातर इलाकों से पीछे हट गई है। फिलहाल दोनों सेनाओं ने इस इलाके को नो पेट्रोलिंग जोन में तब्दील किया है, लेकिन भारत की कोशिश है कि चीनी सेना पूरी तरह से अपने परमानेंट लोकेशन पर वापस जाए और इस बीच भारत अपने सैन्य दबाव को चीन पर लगातार बनाए रखना चाहता है। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर भी ये दोनों देशों के बीच विवाद सुलझाने की कोशिश तेज हो गई है। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आमने सामने बैठे और समझौतों के मुताबिक सीमा पर शांति बनाने और सैनिकों के बीच टकराव खत्म करने पर सहमति जताई। वहाँ पर थोड़ी छटाई शुरू हुई है, थोड़े वहाँ पर सोल्जर्स कम होने शुरू हुए हैं, थोड़े सोल्जर्स वो कम पीछे लेकर गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है जो सभी उनके जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, वो पीछे चले जाएंगे पैंगोंग लेक में भी। बदलते मौसम और हालात में LAC पर बेशक सेनाओं के बीच भी बदलाव की बयार बह रही हो, लेकिन भारत इस बार पूरी तरह सतर्क है क्योंकि उसके पड़ोसी की चाल और चरित्र हमेशा से दागदार रहे हैं। आज तक ब्यूरो। इस बीच WHO का जांच दल चीन पहुंच रहा है। यह दल कोरोना के उत्पत्ति के बारे में पता लगाएगा। जाहिर है निष्पक्ष जांच से चीन पर बड़ी आंच भी आ सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन निष्पक्षता से जांच होने देगा। शुरू हुई कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच, अब आएगी चीन पर असली आंच। अब से चंद घंटों में WHO का जांच दल चीन के वुहान शहर पहुंच रहा है। वही वुहान जहां से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को त्राहिमाम करा दिया। तो क्या अब त्राहिमाम करने की बारी चीन की है? क्या पता लग जाएगा कि चीन ने कैसे बांटा दुनिया में कोरोना वायरस? सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि WHO के जांच दल में किस तरह के विशेषज्ञ हैं। WHO की एडवांस टीम में कुल जमा 2 सदस्य हैं। दोनों सदस्य महामारी विशेषज्ञ हैं और जानवरों को होने वाले रोगों के
गूढ़ ज्ञान से लैस हैं। WHO ने इन्हें पूरी आजादी दी है। जांच के दौरान WHO का कोई भी सदस्य इनसे संपर्क नहीं साधेगा, यानी उन्हें किसी की दखल या खलल का सामना नहीं करना पड़ेगा। They've gone. They're in the air now, and they are the advanced party that's to work out the scope. And then later, when the nature of the mission, the scope, all those exact bits of information you want, when that's determined, you'll be informed. WHO की सालाना बैठक में 116 देशों ने चीन के खिलाफ जांच की मांग की थी। सबने चीन की दलीलों और WHO की बातों को मानने से इनकार कर दिया था। इल्जाम ये कि वायरस वुहान वायरोलॉजी लैब से निकला था। अमेरिका यहां तक दावा करता रहा है कि उसके पास इसके पुख्ता सबूत हैं। फिलहाल जो टीम गई है वो चीन के दावों की पड़ताल करेगी। चीन कहता रहा है कि वायरस वेट मार्केट से निकला था, यानी वुहान के उस बाजार से जहां कीड़े मकोड़े जानवरों का गोश्त बेचा जाता है। One of the big issues that everybody's interested in, and of course that's why we send an animal health expert, is to look at whether or not it jumped from species to a human, and what species it jumped from. We know it's very, very similar to the virus in the bat, but did it go through an intermediate species? So this is a question we all need answered. पता नहीं इस जांच को कितना निष्पक्ष मानेगी दुनिया, क्योंकि यहाँ भी एक पेच है। जांच दल चीन के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करेंगे, सैंपल इकट्ठे करेंगे, यानी इस जांच से आज का खतरा जितना चीन पर है उतना ही WHO की सेहत पर भी। आज तक ब्यूरो। तो लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से भारतीय वायुसेना अपनी ताकत बढ़ाती हुई चली जा रही है। आन बान शान से है हिंदुस्तान की, और उसी की बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे अपनी पेशकश में। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।